हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, आप लोगों के लिए कैसे उसका यूटिलाइज करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, क्लास 12 सीबीएसई में जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है वो आपका है 030। क्लास 12 क्लास 11 से जस्ट डिफरेंट, थोड़ा सा आपके लिए डिफर है। क्लास 12 में आपको दो टॉपिक पढ़ना है। इसमें फर्स्ट नंबर टॉपिक पढ़ना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पढ़ना है आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो टॉपिक आपको क्लास 12 में पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के आएंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां से भी आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के आएंगे, यानी 40 और 40 दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका 80 मार्क्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट आपके लिए ग्राफिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड और इंडियन इकोनॉमिकल ये थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, कहीं कहीं आपको ग्राफ भी देखने को मिलेंगे। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका वो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? नेशनल इनकम। ये आपके एग्जाम में अप्रॉक्स यहां से आपके आएंगे 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 12 मार्क्स, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे अवेलेबल होंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है भाई नेशनल इनकम में? तो नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कंट्री का इनकम कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, जीडीपी, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आपका नेशनल इनकम, सेकंड चैप्टर आपका मनी एंड बैंकिंग, थर्ड है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ चैप्टर आपका गवर्नमेंट बजट एंड लास्ट वन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपको ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं, बट इसके छोटे छोटे बहुत से आपको ऐसे इसके सब पार्ट्स और स्मॉल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 11 और क्लास 12 में बहुत डिफरेंस है। जो क्लास 11 जो आपको पढ़ने थे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी MIC माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12 में पढ़ना आपको MAC माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था कि आपको बहुत बल्क में न्यूमेरिकल और ग्राफिकल पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, बट क्लास 12 में जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये आपको चैप्टर 5 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और ग्राफिकल पोर्शन भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि नेशनल इनकम को लर्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्लास करते हैं और नेशनल इनकम में फोकस करते हैं तो इसको अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नेशनल इनकम से इजी कोई भी चैप्टर्स नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि क्लास 12 में नेशनल इनकम चैप्टर के नाम से उनको डर आने लगता है कि भाई नेशनल इनकम को कैसे कवर करना है, कैसे नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। तो इसको 1 by 1 बता देता है कि कौन कौन से टॉपिक नेशनल इनकम में पढ़ना है आपको। अब सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका है नेशनल इनकम, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा डर का कारण होता है कि भाई नेशनल इनकम नाम सुनते ही क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नेशनल इनकम शायद हमसे नहीं हो पाएगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, ये सारे कुछ देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम में आपको पढ़ने एग्रीगेट्स, टोटल आपको 8 एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। ये एग्रीगेट्स होंगे क्या क्या आपके पास? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, और एक आपका एक नेक्स्ट एग्रीगेट्स होगा आपका, वो होगा आपका एनएनपी। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इसको भी 2 टर्म में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और होता है मार्केट प्राइस। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सेकंड आपके हो जाएंगे जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। थर्ड एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एंड लास्ट वन इज द एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये टोटल आपके कितने टोटल हो गए? 8 एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 2 टॉपिक जीडीपी, एफसीएमपी, जीएनपी, एफसीएमपी, एनडीपी, एफसीएमपी और एनएनपी, एफसीएमपी।
ये आपके टोटल 8 एग्रीगेट्स पढ़ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे नेशनल इनकम के लिए, कि जीडीपी कैसे इंक्रीज करता है, जीडीपी कैसे डिक्रीज करता है, जीडीपी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कंट्री में क्या इंपैक्ट पड़ना है, ये सारा कुछ टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। साथ में यहाँ पे इस टोटल 8 एग्रीगेट से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे। सेकंड, इसकी बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो नेशनल इनकम जब भी हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होंगे, इनकम मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड्स एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 मेथड्स को हमको बात करना है कि ये कैसे इनकम मेथड को, सॉरी, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूटिलाइज करना है। इसके बाद बात करते हैं रियल वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू। ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा कि जीडीपी, रियल वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे जीडीपी कैलकुलेट करना है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे यहाँ पे। एंड लास्ट में द वेलफेयर की बात करते हैं। ये वेलफेयर इसका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसके बिहाफ में आपको न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट में आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, बट आपको ये जो 3 टर्म है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड रियल वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। यहां से आपके एग्जाम में 2 और 3 न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं, कंप्लीट ये थ्योरेटिकल बेस्ड, और शायद क्लास 9 और 10th में आप लोग एज इट इज मनी और बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हो क्लास 9th में और 10th में। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कंबाइन करके आपको मैक्सिमम 6 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड, और यहां से आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन भी मिलते हैं। ईच एंड एवरी ईयर आप देखोगे कि मनी एंड बैंकिंग से आपको एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मनी की बात करते हैं। मनी चैप्टर में पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, ये टॉपिक यहां पढ़ने मनी में। सेकेंडली से पढ़ना आपको बार्टर सिस्टम, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हो बार्टर सिस्टम के बारे में, ये भी मनी का एक पार्ट है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ये भी टॉपिक आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ने हैं। सेकेंडली मैं बात करता हूं आपको बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग चैप्टर बहुत ही इजी है, इसको आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है और उससे बहुत बड़ा वर्क नहीं करना है। बैंकिंग में बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के कितने टाइप्स हैं, सेंट्रल बैंक, और आपको पढ़ना है कि सेंट्रल बैंक दैट मींस कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ, उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। फिर पढ़ना है आपको कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है, जिसमें जितने भी आप बैंक्स की बात करते हैं, आइदर एसबीआई, एचडीएफसी, टोटल बैंक के बारे में बात करना है, एक्सेप्टेड आरबीआई। आरबीआई को छोड़कर सारे बैंक की बात करना है। दैट मींस कि टाइप्स ऑफ बैंक, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। दैट मींस सेंट्रल बैंक, एंड कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों बैंक के बारे में इस चैप्टर में मेरे को पढ़ना है कि सेंट्रल बैंक का वर्क क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक का वर्क क्या होता है। फिर एक में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे ये टर्म होते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। इसके अलावा और भी यहां टर्म पढ़ना है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मेन यहां टॉपिक ये पढ़ने आपको। रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओ और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस चैप्टर में ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में यहां बहुत सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है कि हाउ टू क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, ये सारा टॉपिक यहां पढ़ना है। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओ और आरओआई, ये सबसे स्मॉल टॉपिक होंगे इस चैप्टर से, बस आपको समझना है और कुछ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर आपका है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम के बाद कोई अगर चैप्टर आपको माइक्रो में थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, वो आपका है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ये भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड ग्राफिकल पोर्शन यहां पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई यहाँ एक फॉर्मूला को पढ़ना है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। डेरिवेशन आपको मिलेंगे कि इसको कैसे प्रूव करना है। देन आपको पढ़ना है कंजम्पशन एंड सेविंग के बारे में। मल्टीप्लायर पढ़ना है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रूव करना है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, इस फॉर्मूले को भी प्रूव करना है। और इक्विलिब्रियम यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे टर्म को आपको इस चैप्टर में पढ़ने। ये चैप्टर
नेशनल इनकम के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, वो है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ये चैप्टर क्लास 12 के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा। नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में लोग जाते हैं, ये आपका गवर्नमेंट बजट। ये चैप्टर कंप्लीट आपका, ये ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होंगे, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, कंट्री में बजट कैसे यूटिलाइज किया जाता है, बजट गवर्नमेंट कैसे बनाती है, कौन बजट बनाता है, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं। दैट मींस की ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। सेकंड, इसका टर्म होगा रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू बजट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू बजट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, ये सारे टर्म को यहाँ पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक होंगे इसके डेफिसिट बजट। दैट मींस टाइप ऑफ डेफिसिट बजट, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे टर्म को 1 by 1 डिवाइड मेरे को करके वो सारे टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे, अगर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है आपका मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड है सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड लास्ट इन द एक्सचेंज रेट। यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका है सरप्लस बजट एंड डेफिसिट। इसके बारे में बात करते हैं, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकंड, जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट बी का पोर्शन है, वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, जो कि डेवलपमेंट का पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर आप जब बुक में देखोगे तो उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा वो इंडियन इकोनॉमी का, वो आपके पास है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मींस 1947 से पहले, फ्रीडम से पहले की मैं बात करूंगा यहाँ पे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि 1947 यानी फ्रीडम से या इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो कैसे था, यहाँ पे कैसे ब्रिटिश वर्क किए, कैसे क्या वर्किंग सिस्टम था, क्या सोर्स ऑफ इनकम था, ये सारा टॉपिक को पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके लिए जमींदारी सिस्टम, जो कि आप लोग पहले से जानते हो जमींदारी सिस्टम्स क्या है, कैसे वर्क करते थे, ब्रिटिश हमारे ऊपर कैसे वर्क किए। ये सारे टॉपिकों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। बुक में जब आप देखोगे ना इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आफ्टर 1947 के बारे में बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन को कैसे इंक्रीज किया गया, इसमें गवर्नमेंट्स के क्या रूल थे, गवर्नमेंट ने कैसे हमारी हेल्थ की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, ये सारे टॉपिक को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। थर्ड है आपका करंट चैलेंज। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं या बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, दोनों टर्म की बात करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके मिड में हमारे पास बहुत से चैलेंजेस आए होंगे। उस चैलेंजेस के बारे में पढ़ना जिसको हम लोग बोलते हैं करंट चैलेंज। इसको भी टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक में डिवाइड किया गया। एंड लास्ट वन जो टॉपिक है आपके पास है वो कंपैरेटिव डेवलपमेंट। हमारे जो इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको हमारे नेबरिंग कंट्री दैट मींस की पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका से कंपेयर किया, जो कि आपके सबसे लास्ट चैप्टर होगा। अब मैं इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूं। सबसे सेकंड जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद कंट्री को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको कंट्री को इनकम को इंक्रीज करना है, यहाँ के लोगों को कैसे बेनिफिट हो इकोनॉमिकली वे में, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया था जिसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद स्टार्टअप किया। इसको स्टार्टअप करने के लिए हमारे लिए बहुत सी कमिटियां बनी। ये जो प्लानिंग था गवर्नमेंट ने 1951, इस प्लान को गवर्नमेंट ने हर 5 ईयर के लिए स्टार्टअप किया, इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। इसके बाद एक और चैप्टर मिलेगा, वो है आपका एलपीजी। एलपीजी दैट मींस एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट मींस क्या होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1 by 1 मेरे को समझना है कि भाई लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में कैसे बेनिफिट कंट्री को हुआ, प्राइवेटाइजेशन से क्या कंट्री को हैम्पर हुआ, एंड लास्ट इन द ग्लोबलाइजेशन
यानी ग्लोबल लेवल पर कंट्री को कैसे वर्क करना पड़ा, कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ, ये सारे टॉपिक को पढ़ना है एलपीजी में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी में वो आपका है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही छोटी चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है। यहां पे करना क्या एम्प्लॉयमेंट में कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने कैसे जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट से क्या बेनिफिट हुए, यहाँ के पीपल को क्या बेनिफिट हुआ, ये सारे टॉपिक को यहाँ पढ़ना है आपको एम्प्लॉयमेंट में। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लानिंग किया है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ये सारे टॉपिक को मेरे को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सेकंड टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव का विकास। गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ा रोल था कि भाई रूरल सेक्टर को यानी गांव को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी प्लानिंग किया कि भाई रूरल को कैसे डेवलप किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी लाया, जैसे हम लोग बात करते हैं मनरेगा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, फिर नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, NABRD नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, या बहुत से आपको स्कीम पढ़ना है। गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम, जैसे हम लोग बात करते हैं मनरेगा के बारे में बात करें, ये सारे स्कीम को पढ़ना है कि यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट ने रूरल सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, कैसे रूरल को इंक्रीज किया, वहां के पीपल की इनकम सोर्स को कैसे इंक्रीज किया। ये सारे टॉपिक को मेरे को पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट। एंड लास्ट इन द इन्वायरमेंट, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर जो आपके क्लास 12 में जो मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर आपके पास होगा, जो जिसको मैं बोलता हूँ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना, आप लोग पढ़े हो क्लास 9 में पढ़े हो, 10 में पढ़े हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है कि इन्वायरमेंट को कैसे आप बेटर करोगे, इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए पीपल का क्या रोल है, ये सारे टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब मैं ये बात करता हूँ कि भाई ये 40 मार्क्स तो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स हो जा रहे हैं और 40 मार्क्स आपके हो जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। रेस्ट जो आपका 20 मार्क्स हो रहा है, रेस्ट ये 20 मार्क्स ये आपके होंगे प्रैक्टिकल से। ये 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स आपको इंडियन इकोनॉमी, एंड 20 मार्क्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क। आपको इस स्कूल में आपके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर जो इकोनॉमिक्स के होंगे उनके द्वारा आपको 20 मार्क्स का एक फाइल बनाने दिया जाए, प्रोजेक्ट वर्क जिसको मैं बोलता हूं। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बिहाफ में आपके स्कूल में आपके एक्सटर्नल आएंगे जो कि आपके उस प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बिहाफ में आपको 20 मार्क्स यहां पे होगा। दैट मींस कि आपका हो गया 40 प्लस 20, ये आपको टोटल मिलेगा 100 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स के पास ये होता है कि सर ये आउट ऑफ 100 क्या स्टूडेंट्स के भी 100 मार्क्स आते हैं? ऑफ कोर्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी आएंगे, आउट ऑफ 100 भी आते हैं। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आप डे 1 से इकोनॉमिक्स के पीछे अगर अच्छे से फोकस करते हो, इनको लर्न करने के बजाय इनको समझने की ट्राई करते हो कि कैसे इकोनॉमिक्स का वर्क है, कैसे इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग होता है, कैसे ग्राफिकल फॉर्मेटिंग होता है, तो आपको इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 100 लाने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। बस आपको करना क्या है कि डे 1 से इकोनॉमिक्स का ग्राफिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम चैप्टर, जिसको कि आप डे 1 से न्यूमेरिकल बेस्ड, ग्राफिकल बेस्ड बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करो और आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही आराम से कवर अप हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये तो सीबीएसई था। क्लास 12 की मैं बात करूं तो अगर मैं जैक बोर्ड की बात करता हूं, अगर मैं जैकबोर्ड की बात करता हूं तो जैकबोर्ड का सिलेबस क्लास 12 में थोड़ा सा डिफर करता है, जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस होता है। यहां पर आपको पढ़ने क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सीबीएसई में क्लास 11 में जो पढ़ना था माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, और 12 में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट। बट क्लास 12 जैक बोर्ड की मैं बात करूं, स्टेट बोर्ड की मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपको पढ़ने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों मिलाकर आपको 100 मार्क्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऑल फॉर्मेट आपका सेम होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लूं कि भाई 12 के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का होता है कि सर 12 के बाद इकोनॉमिक्स के बेनिफिट्स क्या है, आखिर इकोनॉमिक्स का स्टडी मैं क्यों करूं? तो आफ्टर 12 आपके पास दो तीन बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है इकोनॉमिक्स के। इसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अगर आप 12 अच्छे से पास कर जाते हो और अगर आप ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका इकोनॉमिक्स के साथ आपका मैथ्स का पेपर भी होना कंपलसरी है। अभी क्या है कि इकोनॉमिक्स के साथ अगर आपका मैथ्स पेपर नहीं होंगे तो शायद आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने नहीं दिया जाए, लेकिन एनएपी की जो न्यू पॉलिसी है उसके बिहाफ में अगर आप करते भी हो तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या है कि अगर 12 ग्रेजुएशन के बाद
अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेते हो तो आपके जॉब के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होगी जो कि आपके लिए होंगे बैंकिंग सेक्टर। आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो जाओ, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, या मैं रेलवे की बात करूं, या मैं एसएससी की बात करूं। आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो यहां पर आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बिहाफ में आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर में मूव कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप जाते हो इकोनॉमिक्स के इसके अलावा आप चाहते हो तो आप हायर स्टडी कर लेते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कर लेते हो, फिर बीएड कर लेते हो, तो आप टीचिंग सेक्टर में मूव कर सकते हो। इसके अलावा आप कॉलेज में लेक्चरर ये सब की वैकेंसी आती है, उसमें भी आप क्वालिफाई करके आप लेक्चरर और प्रोफेसर अच्छे से आप बन सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का और भी डिफरेंट सेक्टर में बेनिफिट है। अगर आप चाहो तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आप इकोनॉमिक्स के थ्रू आप इंटर कर सकते हो, वहां से उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का ये सब बेनिफिट्स है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर वाइज, क्लासेस वाइज मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। थैंक यू।